नोची मशीन इलिमिनेट शार्प एज एट वन प्लेस, मतलब जो साउंड देने वाली मशीन है उसको हटा दो, धारदार चीज है उसको हटा दो, मतलब उसको करना ही नहीं पड़े, पूरी तरह से खतरे को समाप्त कर दिया ना, उसको बोलते हैं इलिमिनेशन। राइट, तो इलिमिनेट मतलब खतरे को जड़ से समाप्त कर देना। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है चेंज, रिप्लेस नॉन हैजार्डियस केमिकल विथ हैजार्डियस, मतलब जिस काम में अधिक खतरा है उसको छोड़ के कम खतरे वाले काम को करना, जिस काम में अधिक खतरा है उस काम को छोड़कर कम खतरे वाले काम को करना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई केमिकल है, मैं नाम लेता हूं केमिकल का, H2SO4 बहुत खतरनाक केमिकल है। तो H2SO4 के जगह पे जब HCl से काम चला ले तो ठीक है, HCl कम खतरनाक है, तो ये हो गया कम खतरा वाला। मतलब ऐसा काम आप ढूंढिए जैसे कोई खतरनाक केमिकल को हटाइए और बिना खतरे वाला केमिकल। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पहले बॉयलर वगैरह में क्लोरीन का सिलेंडर आता था, क्लोरीन गैस का डोजिंग रहता था, अब क्लोरीन नहीं हो रहा है, उसका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, रिस्की था। अब क्लोरीन के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ClO2 जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ClO2 जनरेटर से क्या होगा, क्लोरीन गैस इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा, उसी से अपना डायरेक्ट डोजिंग करता है। तो वहां पे क्या एक बड़ा खतरा को हटा दिया और नॉर्मल मशीनरी आ गई। तो ये कब होता है सब्स्टिट्यूट, जब आपको पर्टिकुलर काम में खतरा ज्यादा दिखता है तो आप क्या करते हो, अल्टरनेट ढूंढते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ही है सब्स्टिट्यूट का मतलब कि अधिक खतरे वाले काम को छोड़ करके कम खतरे वाले काम को, कम खतरे वाले काम वाले रास्ते को ढूंढना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है, मशीन गार्डिंग एंड सर्किट ब्रेकर। अब जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने साइकिल के चेन में गार्ड लगा दिया, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जांपल है। और बम्बू का इसके फोल्डिंग बनाते थे, आज लोहे का मेटल का बढ़िया इसके फोल्डिंग बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल के एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हम लोग ELCB के बारे में पढ़े हैं, RCCB के बारे में पढ़े हैं। ELCB या RCCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या शेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, ये क्या है, ये इक्विपमेंट है जो शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ शॉक लगा आपको तो ट्रिप कर जाएगा। ये क्या है, यही तो टेक्निकल तकनीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है। कुछ प्रॉब्लम होगा मशीन बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। सर्किट ब्रेकर लिखा भी है, तो किसी मशीन में गार्ड लगा देना, ये सब सर्किट ब्रेकर लगाना, ये सब कंट्रोल के एग्जांपल है। और अब जैसे देखिए पहले डीजी जो हुआ करता था बहुत आवाज करता था, शादी वगैरह में भी आता है जनरेटर से, बहुत आवाज करता है। अब साइलेंट डीजी आने लगा ना, तो तकनीक लगा करके ऐसा मशीन दिया गया जो आवाज कम करेगा, बगल में ही चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। राइट, तो साउंड को ये कर दिया। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे पहले राजदूत वगैरह का साइलेंसर होता था, बहुत टेम्परेचर हीट रहेगा, पैर जल जाएगा टच करेगा। आजकल की गाड़ियों में अब ऐसा नहीं आ रहा है, कोटिंग करके आ रहा है, पैर टच भी करेगा तो पैर नहीं जलेगा। तो बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा आ गया है। तो ये सब क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल के उदाहरण है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये है कि नियम कानून प्रोसीजर बना करके खतरे को कम करना। जैसे उदाहरण क्या होगा, परमिट लेके काम करना, लोटो लगा के काम करना। अब रोड पे चलते हुए लिखा होगा स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। पुलिस चेक कर रहा है गाड़ी, हेलमेट पहन के चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। लिखा रहता है कि आगे हॉस्पिटल है, हॉर्न ना बजाए, धीरे चले, विद्यालय है, गाड़ी धीरे चलाए, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। मतलब नियम कानून प्रोसीजर सावधानियां बता करके आपको दुर्घटनाओं का। यस, आपके सामने नोट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाले, हायरार्की ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट निकाल लीजिए, हिंदी में बहुत बढ़िया से लिख के दिया, आप खोल लीजिए, सामने है। राइट, उसके बाद आगे है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये अंतिम विकल्प है। आप जब कोई काम कर रहे हो तो पीपीई आपको पहनना पड़ेगा, पीपीई पहनना पड़ेगा। पीपीई पहनना क्या है, अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प इसलिए है, कोई पूछता है ना कि पीपीई लास्ट कंट्रोल क्यों है, तो इसका जवाब एक लाइन में देना कि जो पीपीई है ना, वो हैजार्ड के सोर्स को खत्म नहीं करता है। हैजार्ड के सोर्स मतलब, जैसे मान लीजिए आप नीचे घूम रहे हैं,
ऊपर से जो वस्तु गिरने वाला है वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? निश्चित रूप से गिरेगा। और हेलमेट पहन के घूम रहे हैं तो भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? निश्चित रूप से गिरेगा। लेकिन आपको चोट कम लगेगा यदि हेलमेट पहने। तो हेलमेट पहनने से क्या होता है, आपको चोट कम लगता है, लेकिन जो चोट लगने वाला सोर्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हैजार्ड के सोर्स को जो है ये कम नहीं करता है। तो एक बार समझ लीजिए फिर से, सबसे पहला है एलिमिनेट, यानी आपको सबसे पहले प्रयास करना है कि खतरे को हम जड़ से समाप्त कर दें। दूसरा है सब्स्टिट्यूट, अब नहीं खतरा समाप्त हो रहा है तो सुरक्षित रास्ता कोई ढूंढे कि कैसे इसको, इस खतरे मतलब कम खतरे वाले काम को ढूंढे जिससे काम कर लें हम लोग। इंजीनियरिंग कंट्रोल, तकनीक लगा करके हम लोग खतरे को कम करने का प्रयास करें, इंजीनियरिंग के माध्यम को कम करने का प्रयास करें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब नियम कानून प्रोसीजर बना करके हम लोग खतरे को कम करने का प्रयास करें। एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद से पीपीई, सुरक्षा उपकरण पहन के हम लोग खतरे को कम करने का प्रयास करें। और सुरक्षा उपकरण का और उदाहरण, जैसे आप बाइक चलाते हो, हेलमेट पहन के चलाते हो, तो हेलमेट पहन के चलाने से दुर्घटना नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, दुर्घटना होगा लेकिन आपको चोट कम लगेगा। अब हेलमेट पहने, राइट। तो ये हो गया हायरार्की ऑफ कंट्रोल। आपके सामने नोट्स है, आप निकाल के पढ़ लीजिए। पांचों के बारे में हिंदी में विथ एग्जांपल लिखा हुआ है और ये स्लाइड भी वहां पे चिपकाया हुआ है, राइट। चिपकाया है ना? यस, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये कोई पूछता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, और ये 100% पूछता है इंटरव्यू में कि क्या होता है, आप इसको बढ़िया से बताएंगे और इसको समझेंगे भी और इसको इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हैजार्ड प्रिवेंशन टेक्निक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, कैसे हैजार्ड को हम लोग रोकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स फॉर टाइमली करेक्शन और कंट्रोल ऑफ हैजार्ड्स। इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स मतलब आप यदि कोई कार्य करने का प्रोसीजर बना लें, यदि कार्य करने का तकनीक बना लें, आप मेथड बना लें, तो शायद दुर्घटना नहीं होगी। सेफ्टी में बोला जाता है कि कुछ अलग से आपको सेफ्टी करने का जरूरत नहीं है। आपका जो कार्य प्रणाली है वो सुरक्षित होना चाहिए, बस। अब जैसे उदाहरण दें कि रोड पे गाड़ी चलाना है, तो रोड पे गाड़ी चलाना है तो आपको कोई बोलता है सेफ्टी का पालन करना है, हम कहते हैं कि कोई सेफ्टी का पालन आप मत करिए। अब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जो भी आपके सीट बेल्ट वगैरह है सब लगाइए, जो जनरल चीजें हैं गाड़ी में रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए सीट बेल्ट लगाना। आप ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, जो रोड पे बाएं साइड में चलना है बाएं साइड में चलिए, ग्रीन है तो चलिए, येलो है तो धीरे चलिए, रेड है तो रुक जाइए, और स्पीड जो लिमिट निर्धारित है उसके हिसाब से चलिए। कोई अलग से सेफ्टी करने का जरूरत नहीं, जो प्रावधान है क्योंकि उसमें सेफ्टी इंक्लूड है। अलग से कोई जो बोलता है ना कि अब सेफ्टी भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो आप इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स कैसे कार्य को करना है आप एक बार निर्धारित कर लीजिए कि ऐसे ही होगा, और उसके बाद से दिक्कत हुई है तो कहता है इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑन टाइमली करेक्शन ऑन कंट्रोल ऑफ हैजार्ड्स। और प्रोसीजर आपके पास बन गया, उस प्रोसीजर में लगता है कि दो चार दिक्कत है तो उसको समय पे उसको करेक्ट कर दीजिए और काम को कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, प्रोवाइड फॉर फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अब फैसिलिटी सुविधा देना है इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है आपके प्लांट में चलता है, अब उसको रिपेयर करने के लिए नई मिस्त्री है, नई टूल्स है, नई इक्विपमेंट, समय पे रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, अब वो एक दिन दुर्घटना में बदलेगा ही बदलेगा। तो आप यदि समय पे उसका रिपेयरिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, रख रखाव करेंगे, फिशिंग करेंगे, तो शायद दुर्घटना में वो नहीं बदले। गिव एडिक्वेट ट्रेनिंग टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हमको मशीनरी के साथ काम करना है, मशीनरी में हमको कैसे काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मशीन को चलाना है, क्या इसमें सावधानी रखनी है, क्या इसमें दुर्घटना हो सकता है, कहाँ कहाँ इसका रिस्क है, ये सब बातों की जानकारी लोगों को होना जरूरी है। यदि उनको जानकारी रहेगी तो
एक वर्ड है सेफ्टी में कि जानकारी ही बचाव है। यदि जानकारी रहेगी तो बच जाएंगे। यदि हम आपको कह दें कि 10 कदम आप जो चलने वाले हो यहाँ से चलो, और 10 कदम चलोगे तो ये फ्लोर स्लिपरी है, फिसलने का आपको चांस है, तो निश्चित रूप से आप संभल के चलोगे और शायद नहीं गिरोगे। यही होगा ना। लेकिन जानकारी नहीं रहे और आप चल रहे हो तो शायद गिर जाओ, फिसल जाओ। तो जानकारी देना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, इस्टेब्लिश्ड के देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी कुछ हो गया तो आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, ये सब होना चाहिए। ये ठीक है, कुछ नहीं होगा अलग बात है, लेकिन हो गया तो हो गया तो आपको क्या करना है, तैयार रखना है। तो यहाँ पे हैजार्ड प्रिवेंशन का चार चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, आपके पास प्रोसीजर से काम करने का, और कोई करेक्शन आया तो हमारे पास आदमी है, रिसोर्स है, तुरंत उसको ठीक कर देंगे हैजार्ड से। और दूसरा प्रोवाइड फॉर फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अब यहाँ पे क्या है, पैसा का फोटो है, पैसा का ही है ना। यस, मतलब आपको गाड़ी का सर्विसिंग कराओगे तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है। बोला गाड़ी का लाइट थोड़ा टूट गया तो काम करो, इसमें थोड़ा टेप चिपका दो, तार टूट गया उसको जोड़ दो कैसे भी करके, कुछ लटक गया उसको रस्सी से बांध दो, तो क्या होगा आने वाले समय में, एक बड़ा दुर्घटना को न्योता दे दोगे। एक बड़ा दुर्घटना को न्योता दे दोगे, समझ रहे हो ना। यस। और दूसरा लोगों को ट्रेनिंग देना है कि तैयारी करके बैठे, प्लान बना के बैठे, कुछ इमरजेंसी हुआ तो उससे कैसे लड़ना है। और हमारे पास इमरजेंसी हो भी गया तो सारे फैसिलिटी होना चाहिए कि उसका आप लोग ट्रीटमेंट करके नुकसान कम से कम होने दे, बचा। राइट। अब रिस्क असेसमेंट जब होगा तो रिस्क असेसमेंट होगा, पहले फोटो देख लीजिए आप। पहले क्या है, पहले प्लांट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं, चिमनी है वो है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मतलब बारीकी से देखता है। अब बारीकी से नहीं देखेंगे तो क्या होगा, भोपाल गैस त्रासदी जो है वैसे नहीं हो जाएगा ना। हमने इसीलिए तो वीडियो दिखा दिया पहले, भोपाल गैस त्रासदी जैसा घटना रिपीट हो जाएगी। तो एक जैसे भोपाल गैस त्रासदी में यदि इस बात का बताया गया होता कि जो क्लीनिंग प्रोसेस है एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, और उस खतरनाक प्रोसेस में करने में एक आदमी के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है। वहां पे 2-3 आदमी लगाइए, वहां पे 2-3 आदमी लगाइए, 2-3 लेवल में मॉनिटरिंग होगा, पानी खोलने के पहले चेक होगा कि ब्लाइंड लगाया है कि नहीं लगाया है। एक आदमी के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन वहां पे तो एलियंस लगा ही नहीं था ना। यस। तो कहता है एक केयरफुल एग्जामिनेशन, एकदम बारीकी से आप उसको देखिए, ऑफ व्हाट कुड कॉज हार्म टू पीपल so that we can assess whether we have taken enough precautions or should we do more। मतलब आप सावधानी पूर्वक उसको एग्जामिन कीजिए, परीक्षा लीजिए, उसका देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या क्या है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, और जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है उसके अगेंस्ट में हमने पर्याप्त मात्रा में सावधानियां बरत ली है या और भी कुछ सावधानियां बढ़ानी है। राइट। ये सावधानियां हमने बरत ली है और कुछ सावधानियां बढ़ानी है, ये देखना बहुत जरूरी है। राइट। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा है कि आपके प्लांट में जो कार्य चल रहा है उसको बारीकी से आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि यहाँ पे जितनी सावधानियां बरती गई है क्या उन सभी सावधानियों के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में एक्शन ले लिया गया है, और लेना और कुछ जरूरत है लेने की। राइट। द एम इज टू मेक श्योर दैट नो, कहने का मतलब है अपना उद्देश्य क्या है
किसी भी व्यक्ति को कहीं से छोटा नुकसान नहीं हो, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा करते हैं तो आपके प्लांट में दुर्घटनाएं नहीं होगी, और यदि होती भी है तो नुकसान कम से कम। और नीचे जो लिखा है ना, इट इज ए लीगल रिक्वायरमेंट, और ये लीगल रिक्वायरमेंट ऐसा आप नहीं करिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। राइट। ये जो दूसरा फकरा है, ये नीचे जितने लोग काम करते हैं ऊपर तलवार की तरफ पड़ा हुआ है, पानी की तरह क्या कर रहा है, क्या है, ये हजार्ड है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा ना, और पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल लेना पड़ेगा, नहीं तो अटैक करेगा किसी इंप्लॉय। समझ रहे हो? कोई नहीं बोल। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग हीरा बनाने जाते हैं तो इसमें 5 पार्ट है, इसका 5 सर्किल इसको बोल सकते हैं, रिस्क असेसमेंट का मेथड बोल सकते हैं। तो इसमें ये सर्किल जो है ना कंटिन्यू होते रहता है। क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द हैजार्ड, सबसे पहले। यस, लो ठीक है, इसमें चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट मेथड में क्या है, देखिए, आइडेंटिफाई द हैजार्ड। सबसे पहले जो है खतरे को पहचानना। राइट। हीरा का फुल फॉर्म लोग देखिए ना, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। राइट। तो इसमें क्या था हीरा में, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। सुनो, इसमें सिंपल सा था कि खतरे को पहचानिए और रिस्क असेसमेंट कीजिए कि जो खतरा है कितना चोट लगा सकता है आप कितनी संभावनाएं है चोट लगने की। अब जैसे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, आप बोले बाइक से जा रहे हो, चोट लगने का खतरा है। क्या खतरा है? दुर्घटनाएं हो सकती है, गिर सकते हो। अब कितनी संभावनाएं है, तो ये संभावनाएं कितनी है, चोट कितना लगेगा, ये ढूंढने के लिए आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। अब गाड़ी कौन चला रहा है? अब गाड़ी ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो भी नया नया ड्राइवर है, तो वहां पे तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और बिना पीपीज का चला रहा है, और ज्यादा है, सेवरिटी भी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। यही हीरा है। देखिए, आइडेंटिफाई द हैजार्ड, खतरे को पहले पहचानिए कि क्या खतरा है पर्टिकुलर एक्टिविटी। डिसाइड हु कैन बी हार्म्स। इससे जो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो खतरा है किसको किसको नुकसान पहुंचा सकता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। अब किसको किसको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मान लीजिए क्या खतरा, गाड़ी बाइक कोई ड्राइविंग कर रहा है तो किसको खतरा पहुंचाएगा, जो गाड़ी चला रहा है उसको, प्लस में जो आमने सामने उसके टकरा गया उसको, दोनों लोगों को, राहगीर को भी नुकसान पहुंचाएगा, ड्राइवर को भी पहुंचाएगा। इवेलुएट द रिस्क, कितना नुकसान पहुंचाएगा, अब ये देखना बहुत जरूरी है। अब गाड़ी कितने स्पीड में चलने वाली है, गाड़ी कौन चलाने वाला है, पीपी पहना है कि नहीं पहना है, तो ये सब फैक्टर है, कहां चल रहा है। तो इवेलुएट करना है रिस्क को। रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट मतलब होता है बड़ा बड़ा खतरा। कौन कौन से बड़ा बड़ा खतरा है उसको आप पकड़िए, इवेलुएट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। राइट। जो बड़ा बड़ा चोट लगा सकता है, और रिव्यू कीजिए। और ये सर्किल जो है ना बार बार चलता रहेगा। जैसे ये नहीं कि एक बार आपने रिस्क असेसमेंट कर दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं। ये आज आपने किया, हो सकता है कल इसमें एक पॉइंट जुड़ेगा, परसों भी एक पॉइंट जुड़ेगा, रोज एक जुड़ सकता है। तो रिस्क असेसमेंट का मतलब ही है कि जब भी कोई आपने खतरा पहचाना तो उसके खिलाफ इमीडिएट देखिए कि ये खतरा किसको किसको नुकसान पहुंचा सकता है। राइट। और दूसरा, इवेलुएट द रिस्क, कितना पहुंचा सकता है नुकसान, और सिग्निफिकेंट उसमें क्या है, और उसको रिव्यू कीजिए। ये आपको बार बार करने की जरूरत है। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो इवेल्युएशन की बात है ना, इसमें हम आपको एक वीडियो भेजे थे कल, आपने देखा था रिस्क असेसमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो।
क्या था उसका वीडियो में? कौन समझाएगा उसको? हैंड रेस करिए। अमरीश बताओ क्या था वीडियो में? अमरीश बोलो। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, जिस रस्सी में बांधा था, यस गुड, दोनों ने बहुत अच्छे से बताया। उसने क्या किया, उसको रस्सी में बांध दिया, राइट, और लाइन खींच लिया कि इसके इधर में रहूंगा, यहां तक वो नहीं आ सकता है। यही तो रिस्क असेसमेंट है ना, इसी को रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। इसीलिए मैं वो वीडियो आपको भेजा था। मैं जो वीडियो भेजता हूँ बारीकी से देखना, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग लगता है, और चलता हुआ क्लास से जोड़ के भेजता हूँ ज्यादातर वीडियो। तो आपने देखा होगा जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, गौर से देखना। वैसे ही रिस्क असेसमेंट करना है कि जो प्लांट में आपके रिस्क है वो जो है टच ना कर पाए आपको, ऐसे ही आपको असेसमेंट करना है। समझ गए ना बात को? चलिए अब देखते हैं, एक एक को पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो, लेंस लगा दिया, लुक फॉर द पोटेंशियल सिचुएशन दैट कुड कॉज हार्म, राइट। अब ध्यान से देखिए, देख रहा है, ढूंढ रहा है पूरा एकदम बारीकी से। पहले ढूंढिए, फिर डिसाइड हु कैन बी हार्म्स। अब आपके प्लांट में जितने लोग काम करने वाले हैं, देखिए किसको किसको नुकसान पहुंचाने वाला है। अब जिसको जिसको नुकसान पहुंचाने वाला है उसको पर्याप्त मात्रा में प्रिकॉशन देना पड़ेगा। क्या नुकसान पहुंचाएगा किसको? वर्कर को, ट्रेनी को, नए एम्प्लॉय को, विजिटर्स को, बहुत सारे लोग हैं जो जो प्लांट में आएंगे, सबको पहुंचाएगा। तो उनके सबके बारे में आपको पर्याप्त मात्रा में प्रिकॉशन देना पड़ेगा। फिर अब इवेलुएट द रिस्क। अब देखिए हाई है, लो है, मीडियम है, ये देखना पड़ेगा कि रिस्क जो है हाई रिस्क है कि मीडियम है कि लो है। ये क्या हो गया, इवेलुएट द रिस्क। अब रिस्क का इवेल्युएशन कीजिए। फिर इवेल्युएशन के बाद अब इवेल्युएशन होगा कैसे, तो ये हम आपको बताए थे ना, सेवेरिटी प्रोबेबिलिटी। तो आप सेवेरिटी देखिए, 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 5। अब आपको मैं फोटो जो दिखाया था शेर वाला, शेर को अंदर पिंजरा के अंदर घुस करके खाना देने जा रहा है, सेवेरिटी भी 5, प्रोबेबिलिटी भी 5, तो दोनों का गुना होगा तो 5 गुणे 5 इंटू 25, है ना। 5 गुणे 5 बराबर 25, 25 हो गया है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ना? 100% सिग्निफिकेंट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप नंबर नहीं है, लेकिन आप पहचान जाएंगे ना। यदि मैं कर्सर रखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा? जहां पे कर्सर में घुमा रहा हूं, नंबर कितना है यहाँ? नहीं, नंबर बताइए। यहाँ पे नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है सर 20 होगा, 20 और टोलरेबल चलाया जा सकता है। यदि यहाँ पे कितना नंबर है और यहाँ पे कितना नंबर है, तो एक्सेप्टेबल तब होगा जब बहुत कम रिस्क होगा। ये 12 चलाया जा सकता है, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। चलाने वाला भाई नहीं 12, एक्सेप्टेबल नहीं है। चला सकते लेकिन रिस्की है। एक्सेप्टेबल होगा तब जब 6 से नीचे होगा तब, राइट। जितना कम होगा उतना ठीक है, सेवरिटी इंडेक्स है। यहाँ भी नंबर आप देख लो, अलग अलग फोटो में डाल दिया होगी, आपको समझ में आएगा। यहाँ भी नंबर आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 में, है ना। अभी बताओ, लो 3 से 9 को दिया है। हाँ देखिए, कल हम लोग आपसे चर्चा कर रहे थे सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आप सिंपल सा समझिए कि हम आपसे पूछेंगे कि कितना रिस्क है, तो आप कैसे बोलोगे? थोड़ा है, ज्यादा है, ऐसा तो वर्ड नहीं हो सकता है ना, कैसे समझेंगे हम? तो इसीलिए हम लोग इसमें नंबर डिसाइड कर दिए हैं।
तो नंबर डिसाइड कर दिए। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहीं पे जो मैं कर्सर रखा हूं, सेवरिटी क्या है? 5 है, और प्रोबेबिलिटी भी 5 है ना? यस। नहीं, ये तो चार्ट देखिए ना इसके। एक मिनट पहले इसको रुकिए। पहले जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे देने दीजिए, फिर आपके प्रश्न हम लेंगे। थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा मुझे। ये फोटोग्राफ हमने आपको कल दिखाया सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो इसमें हमने कल आपको समझाने का प्रयास किया था कि यहाँ पे शेर को भोजन देने अंदर जा रहा है। तो यहाँ इसके पहले हमने आपको एक और बात बताया था कि सेवरिटी 1 2 3 4 5 में होता है, और प्रोबेबिलिटी भी 1 2 3 4 5 में होता है। तो सेवरिटी का मतलब होता है कि चोट किसी व्यक्ति को कितना लगेगा, दुर्घटना होगा, वो हो गया सेवरिटी। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि दुर्घटना होने की संभावनाएं कितनी है, वो हो गया प्रोबेबिलिटी। तो अब सेवरिटी को समझिए। हमने 5 किसके लिए बोला था कि यदि ऐसा एक्टिविटी जिसमें किसी व्यक्ति का जान जाने का खतरा 100% ज्यादा है, तो उसको हम लोग 5 पे कंसीडर करेंगे, कि मतलब उस कार्य में व्यक्ति की जान जा सकती है। और 4 में बात किए थे यदि किसी व्यक्ति का हाथ पांव टूट सकता है या जान भी जा सकता है, तो 4। और 3 की बात करें मतलब सीरियस इंजरी हो सकता है, और 2 का मतलब माइनर इंजरी हो सकता है, 1 का मतलब हिट वगैरह छोटा मोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या संभावना है? व्यक्ति पिंजरा के अंदर गया है तो शेर अटैक करेगा, इसका जान ले लेगा, पूरा संभावना ज्यादा है ना, तो हो गया सेवरिटी 5। सेवरिटी मतलब सीरियसनेस। और शेर को हमला करने की भी संभावनाएं 5 है ना सब। हमला करने मतलब दुर्घटना होने की संभावना है। अब जैसे उदाहरण हमने समझाया था कि कोई व्यक्ति डेली गाड़ी चला करके 30 किलोमीटर जाता है, तो उसके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है कि रोज ड्राइविंग कर रहा है। अब कोई सप्ताह में जाता है तो महीना में जाता है तो उसकी और थोड़ा कम है। तो मतलब जितना काम का रिपीटेशन होगा उतना दुर्घटना होने की संभावना बढ़ेगा, या स्किल व्यक्ति काम में नहीं लगेगा तो बढ़ेगा। राइट? यहाँ पे क्या है, गौर से देखिए। यहाँ पे शेर को हमला करने की संभावना है पूरा, और व्यक्ति को जान जाने की भी संभावना है पूरा। तो सेवरिटी भी 5, पॉसिबिलिटी भी 5। यहाँ पे सीरियसनेस 4 हो गया। शेर का हमला करने का संभावना है तो 5 का 5 ही है, लेकिन सीरियसनेस 4 इसलिए हो गया कि इसने कुछ पीपीएच पहन लिया है, बच सकता है। मतलब इसको सीरियस इंजरी हो सकता है या जान भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद है इसके कंपेयर में, यहाँ थोड़ा उम्मीद है। तो यहाँ पे सीरियसनेस को 4 कर दिया गया है। राइट? और यहाँ पे बाहर से खाना दे रहा है, तो शेर हमला करने आएगा तो बचने की संभावना ज्यादा हो गई ना थोड़ा यहाँ। यस। और सीरियसनेस ज्यादा से ज्यादा इसके हाथ को इंजरी कर पाएगा, तो मरेगा नहीं, क्योंकि हाथी को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा, और हाथ में थोड़ा खरोच आ जाए तो जान नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह से कार्य को देखते हुए हम लोग सेवरिटी का निर्धारण करेंगे कि 3 4 5। और अगला में 0। 2 पिंजरा है, एक बंद करेगा, शेर उधर रहेगा, अंदर खाना रखेगा, फिर खोल देगा। राइट? तो यहाँ पे तो ऐसे सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी का निर्धारण किया जाता है, जो हम आपको पहले बताए, और आज हम लोग फिर उसमें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यही सेवरिटी प्रोबेबिलिटी हम आपको बता रहे हैं। तो आप जरा यस बोलिए। आप सिचुएशन देखेंगे, और सिचुएशन देखने के बाद जैसे आपका प्रश्न ये है कि सेवरिटी प्रोबेबिलिटी हमको पता रहेगा, नहीं, आप सिचुएशन देखेंगे और सिचुएशन देख के आप नंबर देंगे कि कितना देंगे, आपको खुद देना है। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है हम किसी के लिए 5 दे रहे हैं, आप 4 दे रहे हैं, हो सकता है, परसेप्शन सबका अलग अलग हो सकता है। राइट? लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि जैसे मान लीजिए कोई 10 फ्लोर पे बिना फुल बॉडी हार्डनेस का काम कर रहे हैं और आप बोलेंगे सेवरिटी 1 है, ये तो कहीं से फिट नहीं बैठता है ना।
अब उतना ऊपर है तो दिएगा तो या तो मर जाएगा, नहीं तो सीरियस इंजरी होगा। तो 4 दे या 5 दे, उससे कम तो दे नहीं सकते। तो मतलब एक जेन्युइन होना चाहिए कि क्या दे रहे हैं आप। इलेक्ट्रिकल में बिना आइसोलेशन का काम कर रहा है, बिना एनर्जी आइसोलेशन का, और आप सेवरिटी 1 या 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं है। आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम कर रहा है, शॉक लगेगा, निश्चित रूप से जान चला जाएगा, और 4 या 5 ही देना पड़ेगा। तो आपको एक तो होता ही है ना, वो तो होगा ही, लेकिन आपको क्या है ना, जब थोड़ा सा अनुभव होगा ना तो गड़बड़ होगा ही नहीं। आपको मैं सिंपल सा बता दिया हूं कि आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा दिन काम करोगे तो गड़बड़ हो नहीं सकता है, और इधर उधर हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि किसी काम के लिए हमने 3 दिया और आपने 2 दिया तो एक गलत है, नहीं। आपने जो देखा, आपके हिसाब से जो लगा आपने दिया, ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम जो दिए वही सही है, ये अपना अपना परसेप्शन है, हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये इंडेक्स वो नंबर हम आपको आगे दिखाएंगे। इसमें क्या है, जैसे देखो अब ये इसको नंबर को देखो, यहाँ पे 20 क्यों दे रहा है? 20 ये दे रहा है कि यहाँ पे नीचे से देखो प्रोबेबिलिटी 4 और इधर से सेवरिटी 5, तो 4 बजे 20। ये नहीं 100% में मत जाइए आप। आपको इस नंबर से मतलब, यहाँ पे मैट्रिक्स 5x5 का मैट्रिक्स है, तो 1 से 5 1 से 5 तो 25 मतलब सबसे हाई लेवल की बात हो गई। अब ये मैट्रिक्स जो है कहीं 25 का चलता है, कहीं 16 का चलता है, मतलब कहीं 5-5 का, कहीं 4-4 का चलता है, राइट। तो 5-5 का और 4-4 का चलता है। तो अब यदि आपको कोई पूछता है कि आप रिस्क सिस्टम बना रहे हैं, कौन सा मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं, बोले 5-5 का, ठीक है। तो आप जैसे बोलेंगे कि हमारा जो है पीआरएन नंबर 16 आया है, तो समझ जाएगा ना कि मतलब 4-4 ही होगा, दोनों सेवरिटी 4 प्रोबेबिलिटी 4, वो समझ जाएगा कि मतलब मामला सीरियस है। आप 20 बोलेंगे तो समझ जाएगा या तो सेवरिटी 4 होगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी 4 होगा, दोनों में से एक 4 है, एक 5 होगा, तो समझ जाएगा कि मामला सीरियस है। यस, आप नंबर देंगे पता चलेगा, हम एक्सेल सीट देखेंगे इसका। चलिए, तो ये अब इसको इसीलिए मैं यहाँ पे नंबर हटा दिया हूँ, आपको अनुमान लग ही गया होगा। जैसे मैं बोलूंगा ये क्या है यहाँ पे, तो आप समझ गए ना यहाँ पे क्या होगा, जो मैं कर्सर रखा हूं। नहीं, यस, तो कितना हो गया? 15। यस, अब यहाँ पे क्या है, सेवरिटी 3 है और प्रोबेबिलिटी 5 है, 15 है, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, यहाँ भी नंबर आप देख लीजिए, वैसे ही कैलकुलेशन हुआ है, पता चल जाएगा। यहाँ भी देखिए 16 वाला मैट्रिक्स है, इसमें इसलिए दिखाया हूं ना कि कहीं कहीं 4x4 का भी होता है, तो आप सेम समझ जाना। 4 मतलब सबसे हाई वाला है, 3 मतलब उससे कम, और 2 मतलब उससे कम, और 1 मतलब सबसे कम, राइट। तो ये 1 to 5 वाला है, 1 to 4 वाला है। तो कोई पूछता है कि आप हीरा बनाते हो तो कौन सा मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हो, 1:4 वाला या 1:5 वाला? तो बोले 5-5 क्या 4-4 का, तो 4-4 या 5-4 बात लिखी है, कोई अंतर नहीं। मतलब यहाँ पे 16-25 के बराबर है, सिंपल सा बात है ना। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक्सट्रीम हाई और नीचे जो है अपना चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इस केस में हम लोग 1 2 3 4 देते हैं। यदि हम 4-4 की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखिए, तो कहता है कि 4 हम तब देंगे जब परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाए, तो 4 देंगे। मतलब हाथ कट के अलग हो जाए, पैर कट के अलग हो जाए, या जान चला जाए, तो क्या देंगे? 4। चलिए 5-5 वाला तो बता चुके हैं हम, 4-4 वाला बता रहे हैं, राइट। दूसरा वेरी हार्मफुल, लॉस ऑफ 1 वर्किंग डे। मतलब कोई व्यक्ति चोट लगने के कारण काम पे वापस नहीं आ रहा है, तो क्या देंगे? 3। कोई व्यक्ति स्टिच देना पड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट केस वगैरह करना पड़े, तो 2। अब फर्स्ट एड वगैरह करना पड़े तो 1। हम माइनर जो बोलते तो 1 हट गया है, अब 1 2 3 4 वाला 1 2 3 4 में बदल गया। तो आपको समझ में आ गया ना 1 2 3 4 क्या है? 4 मतलब डेथ हो जाएगा, 3 मतलब काम पे नहीं आएगा कई दिनों तक चोट लगने के कारण,
और 2 मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टिच वगैरह देके काम चल जाएगा। 1 मतलब फर्स्ट एड वगैरह छोटा मोटा ट्रीटमेंट, A1 2 3 4। ये हो गया आपका सेवरिटी वाला मामला। और प्रोबेबिलिटी वाला मामला, अब इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड किया है। देखिए इसमें और भी मेथड हो सकता है, लेकिन ये कैसे डिसाइड किया है, कहता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी काम को मंथली बेसिस पे करता है तो 4 मतलब 1 से 100 तक चांस है, और सॉरी अप टू मंथली, और मंथली टू ईयरली मतलब एक क्या बोलता है कि मतलब समझ लो कि वो महीने अप टू मंथली, एक दिन से मंथली बेसिस पे काम रिपीट होता है तो 4, मंथली से ईयरली कर रहा है तो 3, 1 साल से 3 साल तो 2, और 3 साल से भी ज्यादा बार में रिपीटेशन होता है तो 1। मतलब कम में नहीं होगा तो दुर्घटना कहां से होगा, समझ रहे हो ना। काम करेगा तब ना दुर्घटना होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन होगा काम का, तब ना दुर्घटना होगा। तो एक सिर्फ यही एक बात नहीं है, और भी बात है मैं बोला। एक तो हो गया रिपीटेशन, और दूसरा क्या हो गया, एक्सपीरियंस। अब इसी काम को यदि कोई एक्सपीरियंस आदमी करेगा तो कम दुर्घटना होगा, अनएक्सपीरियंस आदमी करेगा तो दुर्घटना ज्यादा हो सकता है। और भी कई सारे मेथड है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपको बता दिया गया था कि एक मतलब सबसे कम, और एक ग्रीन वाला चलाया जा सकता है, रेड वाला नहीं चलाया जा सकता है, राइट। ये आपको हमने ऑलरेडी समझा दिया है कि एक्सेप्टेबल रिस्क हम लोग 6 तक ही लेते हैं, 6 तक चलाएंगे। 6 के नीचे रहेगा तो ठीक है, लेकिन 6 के ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको हाई रिस्क में लेंगे, उसमें और कंट्रोल लगा के उसको कम करने का जरूरत है, उससे ज्यादा हम उसको चला नहीं सकते, राइट। चलिए अब रिस्क असेसमेंट, अब 4 नंबर, अभी 3 नंबर खत्म हुआ, 3 नंबर थोड़ा बड़ा था। अब रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क, अब आप रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट हैजार्ड एंड कंक्लूजन। आप क्या करिए, उसमें नोट करिए कौन कौन से इसमें बड़ा बड़ा रिस्क है। हालांकि सभी को नोट करना है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है उस पर थोड़ा अलग से हमको फोकस करने की जरूरत है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क यहाँ पे है। रिव्यू, और ये रिव्यू जो है ना हमेशा चलते रहेगा। वेयर देखिए, व्हेनेवर न्यू मशीन या कोई नया मशीनरी या कुछ भी आया तो आपको रिव्यू जो है पर्याप्त मात्रा में करने की जरूरत है। यदि समय समय पे रिव्यू आप नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा रहेगी। तो क्या है, टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर लोग नहीं करता है। तो आपको समय समय पे रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है। नया मशीनरी मान लीजिए आपके पास आया और आप रिव्यू नहीं करेंगे, उसमें क्या रिस्क है नहीं आपको पता, कैसे चलेगा, राइट। नया वर्कर आया, कुछ भी नया चीज आया तो आपको रिव्यू करने की आवश्यकता है। रिव्यू मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, रिव्यू करेंगे तो आपको दुर्घटनाएं कम से कम होने की संभावनाएं रहेगी। तो चलिए, ये हो गया रिव्यू। तो ये 5 मेथड आपको बता दिया मैंने। सबसे पहले क्या था भैया, बैक आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा समझाने आपको। हमने आपको यहां से बताया, पहले खतरा को पहचानिए, डिसाइड करिए किसको किसको खतरा हो सकता है, चोट लग सकता है। इवेल्युएशन कीजिए, रिस्क का हाई है, लो है, मीडियम है, कितना है। रिकॉर्ड कीजिए सभी रिस्क को इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट रिस्क, और उसका रिव्यू मैकेनिज्म आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करने की आवश्यकता है। जब रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना खतरा है। तो रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है। यस। तो उसके बाद अब आपके सामने हम, यहां तक हो गया था फोटोग्राफ है, एग्जाम्पल रिस्क कंट्रोल का। क्या दिख रहा है आपको, गौर से देखिए, फिर बात करेंगे। यस, आप देख पा रहे हैं, पहला में रिस्क है कि दूसरा में रिस्क है? पहला में रिस्क है सर। पहला में रिस्क है, बहुत अच्छे। पहला काम जो चल रहा है उसमें रिस्क है, सिंपल सा बात है। आप देख लीजिए गौर से, ये काम करने का सही, इसी को तो असेसमेंट करना है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसके ऊपर गिरने का चांस है, देखो रिस्क यहाँ पे है और ठीक बगल में प्लेटफॉर्म बना दिया, रिस्क 0 नहीं हो गया। यहाँ पे गिरने का चांसेस था वो हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, इसको प्लेटफॉर्म बना दिया, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के खत्म कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो रिस्क को ऐसे आप कम कर सकते हो, सिंपल सा बात है, देख पा रहे हो आप? तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आपके सामने कि आप जो है रिस्क को कैसे आप जो है पहचानोगे और कैसे कम करोगे, और ऐसे ही छोटे 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 असेसमेंट करके एक दिन आप बड़ा असेसमेंट करना चालू कर दो। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। यस, अब एक असेसमेंट है हम लोग को करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो हीरा होता है समाप्त। अब हम आपको एक एक्सरसाइज कराने वाले हैं। जो जितना बताया उसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा है, समझने का चीजें है, तो समझोगे तो समझ में आएगा। बोलो। मैं देख रहा हूँ कि बोलते नहीं हो तुम लोग, क्या दिक्कत है रे भाई? ठीक है सर। मतलब सोए रहते हो ऐसा क्या? नहीं सर, नहीं सर, सब क्लियर रहता है।